हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशंस में जनरली ये पूछ लिए जाते हैं। टीचिंग से संबंधित आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या केवीएस से संबंधित टेस्ट में जनरली ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। अतः इस संदर्भ में हम देखेंगे, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि भाषा शिक्षण के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनमें अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, जीवन समन्वय का सिद्धांत इत्यादि विभिन्न प्रकार की थ्योरीज हैं। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इनका जो आंसर है वो बेहतर तरीके से दे सकेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। भाषा शिक्षण के सिद्धांत के संदर्भ में ये बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान में टीचर को रखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए जो सीखने वाला या पढ़ाने वाला या टीचिंग से संबंधित कोई भी आपका मेथड हो, कोई भी तरीका क्यों ना हो, हमेशा शिक्षक को ये जहन में रखना चाहिए कि जो शिक्षार्थी है वो कोरी स्लेट नहीं है, यानी उसके पहले भी उसने ज्ञानार्जन किया है। अतः टीचर की ये कोशिश होनी चाहिए कि वह स्टूडेंट को पठन पाठन की प्रक्रिया में ले आए, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से उसे कनेक्टेड करे तथा उसके संज्ञानात्मक सामर्थ्य पर उसे ध्यान देना चाहिए। संज्ञानात्मक यानी जो ज्ञान से संबंधित है, जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है उस पर उसको ध्यान देना चाहिए तथा जो साइकोमोटर एस्पेक्ट है, अभिरुचि से संबंधित जो चीज़ें हैं उन पर भी उसको इक्वली अटेंशन टीचर को ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्लास टीचिंग में यानी क्लासरूम टीचिंग में मूल्यांकन को भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मूल्यांकन का भी एक अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है और भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी ये अत्यधिक आवश्यक है। चूँकि थ्योरी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, अतः मुझे लगता है इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और इसको हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन आज हम कुछ अभ्यास से संबंधित क्वेश्चंस लेते हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बिकॉज मोर यू प्रैक्टिस एंड मोर यू लर्न। अतः पहला प्रश्न लेते हैं कि किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पाठन को महत्व देंगे, यानी साइलेंट रीडिंग को आप किस समय महत्व देंगे, किस विद्या के शिक्षण में महत्व देंगे। तो किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पाठन को महत्व देंगे, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं कि संवादात्मक कहानी, कविता, एकांकी, निबंध। तो संवाद से संबंधित कहानी, कविता, एकांकी, निबंध, ये 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है वो निबंध है। विद्वानों ने ऐसा माना है कि निबंध के अध्ययन के समय मौन पठन आवश्यक है, यानी साइलेंट रीडिंग को इन्होंने इम्पॉर्टेंट माना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया 4 ऑप्शन है। अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो इसमें तो ये 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 4th है, क्योंकि 4th ऑप्शन करेक्ट है कि विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, यानी जो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है वह विभिन्न विषयों की कक्षाओं में संभव है। नेक्स्ट है कि कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उनमें कविता में अलंकारों की पहचान, कविता का भाव विश्लेषण, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा और कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। तो इसमें जो 4th ऑप्शन है वह करेक्ट है कि कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कविता शिक्षण के समय शिक्षक के लिए ये आवश्यक है कि कविता का भावपूर्ण पठन हो तथा उसके रस की अनुभूति की जाए। नेक्स्ट है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं कि भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, यानी विद्यालय आने से पूर्व बच्चे भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते।
अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं तथा सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। तो इसमें जो थर्ड वन है वह करेक्ट है कि अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। ऐसा इसलिए है कि इसके पहले बालक या बालिका अपने घर में अपनी मातृभाषा के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति में या समझने और समझाने में कुशलता हासिल कर लेते हैं। अतः इसका जो थर्ड आंसर है वह करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन यानी लाउड रीडिंग। तो सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पठन करना और मौन पठन करना। तो आप अनुमान लगाइए कि क्या सही हो सकता है। जी हाँ, इसका जो प्रथम विकल्प है या पहला विकल्प है वह सही है कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, कि बालक यदि सस्वर पठन में या उससे यदि कहा जाए कि कक्षा में वह पढ़े तो उसमें जो भी झिझक होती है वह समाप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त इसके और भी लाभ हैं। उदाहरण के लिए यदि बच्चा वर्तनी से संबंधित अशुद्धियों को करता है तो वह उनके प्रति सचेत होगा और स्पेलिंग मिस्टेक्स से बचने की कोशिश करेगा। उसका जो पठन पाठन में वर्तनी से संबंधित दोष है वह समाप्त होगा। और ये तो स्पष्ट है ही कि उसकी झिझक भी यानी उसका जो हेजिटेशन है या जो संकोच है वह उसमें समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा की कुशलता, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं कि बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों की अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को भाषा अनुकरण के लिए बाध्य करती है और बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो इसमें जो 4th ऑप्शन है वह करेक्ट है कि बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ये स्पष्ट है कि बच्चे इमिटेशन थ्योरी के माध्यम से सीखते हैं, यानी अनुकरण के सिद्धांत के अंतर्गत इसको देखा समझा जाता है। अतः जब भी कक्षा में शिक्षक अध्यापन करता है या पढ़ाता है और यदि उसका भाषा पर अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट करते समय या मुखरित करते समय वह भाषा प्रयोग में प्रवीण दिखता है या कुशल दिखता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत होगा। अतः इसका जो 4th ऑप्शन है वह सही है कि बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। तो इसमें 4 ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक तथा समाज सांस्कृतिक परिवेश। तो इसमें जो 4th ऑप्शन है वह सही है। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंजू 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं कि अलंकार समझाना, छंद समझाना, स्वर पठन और साहित्यिक विधाओं का परिचय। तो इसमें जो 4th ऑप्शन है वह करेक्ट है कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं का परिचय, यानी यदि मंजू 8वीं कक्षा को पढ़ाती है तथा इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो आवश्यक है कि साहित्यिक विधाओं का परिचय एक शिक्षक को होना ही चाहिए। इसमें जो विभिन्न प्रकार की गद्य पद्य से संबंधित साहित्यिक विधाएं हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, जो विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाएं हैं उनका परिचय अवश्य उसे कराना चाहिए। नेक्स्ट है कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप में सहायक है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, द्रुत पठन यानी शीघ्रता से पढ़ना, धीमा पठन, सस्वर पठन तथा मौन पठन। कहा जाता है कि मौन के माध्यम से हम परा प्रकृति से भी संवाद स्थापित कर सकते हैं या परा प्रकृति को समझ सकते हैं, तो मौन ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है जनरली। तो इसमें जो आंसर है वह भी 4th ऑप्शन है कि मौन पठन, यानी मौन पठन के माध्यम से ही अर्थ की गहनता को समझना चाहिए। यह सर्वाधिक रूप से समझने में मौन पठन सहायक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना और निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। इसका जो आंसर है वह सेकंड है, यद्यपि ये मुझे इतना करेक्ट नहीं लग रहा है। इसका एक संभावित आंसर ये भी हो सकता है कि भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना तथा वर्णन करना। इसमें 4 ऑप्शंस हैं कि भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं,
भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के माध्यम है, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वह सही है कि भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के माध्यम है या तरीके हैं। लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना तथा वर्णन करना आवश्यक है या इनको एसेंशियल माना गया है। अतः इसका जो सेकंड आंसर है वह सही है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, बट जो करेक्ट आंसर है वह सेकंड है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। वैसे इसके 4 ऑप्शंस हैं, बट जो करेक्ट आंसर है वह सेकंड है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य या ये कहें कि महत्वपूर्ण उद्देश्य कहा जा सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं कि भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं तथा गेयता माने गायन से संबंधित शैली। तो कविता शिक्षण का जो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है वो गेयता है, यानी आप इसे गाकर या गेय शैली को अपनाकर कर सकते हैं, इसका प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। अतः इसका जो करेक्ट आंसर है वह 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशील का विकास या कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास और भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो कहानी कथन के मुख्य उद्देश्य में जो मेन पक्ष है वो जो शामिल नहीं है वह ये है कि भाषा के लिखित रूप से परिचय, या ये कहें कि जो रेस्ट ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं या ये